नमस्कार मित्रों, मौलिक अधिकार पे ये चौथा वीडियो है। तो आइए आज के क्लास में संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को रखा गया। इसे पिछले वाले क्लास में आर्टिकल 29 और 30 हमने पढ़ा था। 30 के बाद आर्टिकल 31 आना चाहिए था। आर्टिकल 31 जो है ये संपत्ति से संबंधित अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा डिलीट मार दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आपको बोलना है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, ये याद होना चाहिए। इसे संविधान की आत्मा इसलिए कहा है क्योंकि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को लागू करवाने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 32 ही है। यदि मूल अधिकार लागू नहीं हो रहा है तो उस मूल अधिकार को लागू कौन सा आर्टिकल करवाएगा? आर्टिकल 32। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए, इसमें कहा यह गया है कि जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करवाने के लिए, परिवर्तित कराना मतलब लागू कराना, लागू कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट किया जा सकता है। यदि मौलिक अधिकार आपका लागू नहीं हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उस मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो जब भी आपके अधिकार का हनन हो रहा हो और आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह के रिट जारी करती है और इस 5 तरह के रिट के जरिए आपके मौलिक अधिकार को लागू करवाती है। तो आइए देखते हैं ये 5 कौन कौन से रिट हैं। ये पांचों रिट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हिबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस मीन्स बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। मैंडमस मतलब परमादेश। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रतिषेध लेख को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध लेख। अगला है चौथा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं सेरेटियो रेराई। सेरेट्रियो रेराई। उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं सेरेट्रियो रेराई, और सेरेट्रियो रेराई को मतलब उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख को इंग्लिश में कहते हैं क्यूयो वारंटो। क्यूयो वारंटो, अधिकार परीक्षा लेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूयो वारंटो। तो अब देखिए, अब हम एक एक करके देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस, तो देखिए नाम से ही पता चला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी किसी को बनाया गया, किसी को बंदी बनाया गया। बंदी मतलब समझते हैं कि हथकड़ी पहनाया गया, पकड़ा गया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हिबियस कॉर्पस, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है या उसे लगता है कि उसको अवैध रूप से गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। तो इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। जब किसी को अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है या उसको लगता है कि अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है, तो वो न्यायालय में रिक्वेस्ट करता है कि हमको गलत तरीके से बंदी बनाया गया है। तो जो न्यायालय है उस अधिकारी को, जिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया है, जिस अधिकारी ने उसे बंदी बनाया है, उसको कहता है कि निश्चित समय में निश्चित स्थान पे उसको उपस्थित करे, जिससे कि जो न्यायालय है वो जान सके कि इसको किस कारण से बंदी बनाया गया है। क्या सही कारण से बंदी बनाया गया है या गलत तरीके से बंदी बनाया गया।
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इस तरीके से आपको याद रहेगा, नाम से ही याद रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। आगे देखिए, अगला है परमादेश। अगला है परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडमस। देखिए, इस शब्द को यदि ध्यान से आप पढ़िएगा, परमादेश, तो इससे निकल के आता है आदेश। आदेश जैसा समझ में आएगा, परमादेश मतलब आदेश। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। परमादेश मैंडमस उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी, जब कोई सरकारी नौकर, कोई सरकारी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है, मतलब कि जिस काम के लिए उसको बैठाया गया है और वो अपना काम नहीं कर रहा है, तब परमादेश जारी किया जाता है, मैंडमस जारी किया जाता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, और मैंडमस के जरिए, परमादेश के जरिए ये आदेश दिया जाता है उस पदाधिकारी को कि वह अपना काम करे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इस तरीके से ये परमादेश और मैंडमस जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख को इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि वह इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो देखिए, ये जो प्रतिषेध लेख है, जो प्रोहिबिशन है, ये सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, इसके द्वारा उससे जो नीचे के न्यायालय होते हैं, या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण होता है, एक अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण होता है जो कि वो भी न्याय देने का काम करता है, लेकिन उसे अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण कहते हैं। जो न्यायालय है उससे वो छोटा होता है, उसके मामले को न्यायालय में ले जाया जा सकता है, इसीलिए उसे अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण करते हैं। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उससे जो नीचे के न्यायालय हैं, उस न्यायालय को प्रतिषेध लेख जारी कर सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और ये कह सकती है कि ये जो जिस मामले पे तुम कार्रवाई कर रहे हो, यह मामला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये जो मामला है, ये जो केस है, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम इस पर मत सुनवाई करो, इस पर रोक लगाओ, ठीक है, उस पर सुनवाई करना बंद कर दो। किस रीट के जरिए? प्रतिषेध लेख के जरिए, प्रोहिबिशन रीट के जरिए। आ गई बात समझ में? तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रतिषेध लेख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा निम्न न्यायालयों और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि ये जो मामला है आपके कार्यवाही के बाहर है, आप इस पर कार्रवाई ना करें। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में करते हैं सेटेरियो रेराई। सेटेरियो रेराई, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। उत्प्रेषण में यह होता है कि जो ऊपर के कोर्ट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो अपने से नीचे के कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश देता है कि उसके यहाँ जो मुकदमा लंबित है, जो उसके यहाँ मुकदमा है, उस मुकदमा को हमारे पास भेज दे, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास भेज दे, वहाँ उसकी सुनवाई होगी। तो देखिए, इसको मैं इस तरीके से याद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कह रही है कि मामला को सरसरा कर, देखिए उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं सेटेरियो रेराई, तो उसको हम सरसरा के पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेटेरियो रेराई जो है उसको हम सरसरी करके पढ़ेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट जो है वो कह रहा है कि सरसरा के जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भेज दो, तुम्हारे पास जो लंबित मामला है उसको सरसरा के हमारे पास भेज दो, ठीक है। ये जो सेटेरियो रेराई है इसको हम सरसरा के पढ़ रहे हैं, सरसरा के, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, किसी भी ट्रिक से, जैसे भी आपको याद हो वैसे बस याद रखना है। आखिरी जो रीट है उसको देखते हैं। आखिरी रीट में कह रहा है कि अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख इंग्लिश में कहते हैं क्यूओ वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। जब कोई पदाधिकारी, कोई सरकारी नौकर या सरकारी पद पे बैठा हुआ कोई काम कर रहा हो और वैधानिक रूप से उस काम के लिए उसको अधिकृत नहीं किया गया हो, ठीक है, वो अपना ना काम करके किसी और का काम कर रहा हो, किसी और का काम करने का मतलब कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो,
तो जो न्यायालय है वो उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री का काम करने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राज्यपाल से पूछ सकती है कि आप किस अधिकार के तहत ये मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। या मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है और वो पुलिस का काम करने लगे, डॉक्टर है लेकिन वो पुलिस वाला, जैसे पुलिस रोक टोक कर रही है, पुलिस की वर्दी पहन करके कुछ करने लगे, कुछ ऐसा काम करने लगे, तो वो जो न्यायालय है वो उस डॉक्टर से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, आपको तो डॉक्टरी करने का अधिकार दिया गया था, आप पुलिस वाला काम क्यों कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में। तो अधिकार परीक्षा लेख में यही पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस काम को कर रहे हैं। यदि कोई पदाधिकारी जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने लगे, वैधानिक रूप से अधिकार नहीं हो लेकिन फिर भी वो काम करने लगे, तब ये न्यायालय द्वारा पूछा जाता है। आगे देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ठीक है, याद रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में निर्णय आया। निर्णय के पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार भी शामिल है। 1967 गोलकनाथ का जो जब निर्णय आया उससे पहले में न्यायालय ने यह निर्णय दे रखा था कि आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें आर्टिकल 368 भी है। आर्टिकल 368 में भी संशोधन किया जा सकता है और मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में किसी भी तरह का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि गोलकनाथ के निर्णय से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि संविधान के किसी भी भाग में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि आर्टिकल 368 को भी संशोधित कर सकती है और मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब गोलकनाथ का निर्णय आता है तो उसमें ये कहा जाता है कि आर्टिकल 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो गोलकनाथ के मामले में ये कहती है न्यायालय कि जो सरकार है, जो संसद है, वो आर्टिकल 368 के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि मूल अधिकार पे संशोधन करने से रोक लगा देती है कौन? न्यायालय। अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद क्या होता है कि संसद फिर एक संशोधन करती है और वो होता है 24वां संविधान संशोधन 1971, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 किया जाता है। तो ये याद रखना है कि 24वां संविधान संशोधन 1971, इसके द्वारा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए गोलकनाथ मामले में जो न्यायालय है वो रोक लगा देती है कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो संसद है, जो सरकार है, वो चाहती है कि मूल अधिकार में कुछ संशोधन किया जाए। तो इसके लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया जाता है, सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा 24वां संविधान संशोधन किया जाता है। और उसमें ये कहा जाता, उस संशोधन में ये किया जाता है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में ही संशोधन करके ये लिख दिया जाता है कि आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 और आर्टिकल 313 में यह लिख दिया जाता है कि आर्टिकल 368 का यूज करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। फिर उसके बाद क्या होता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1913, ठीक है। केशवानंद भारती का मामला जाता है न्यायालय में और उसमें न्यायालय जो है फिर से निर्णय सुनाती है। तो इसमें निर्णय ये देती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कि इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। तो जो केशवानंद भारती वाला मामला है उसमें ये कहती है, उसमें जो न्यायालय है वो कहती है कि 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि जो न्यायालय है गोलकनाथ में जो अपना निर्णय दिया था, गोलकनाथ में अपना निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, उस चीज को निरस्त कर देता है, उस बात को पलट देता है। किस केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में।
फिर उसके बाद लेकिन इसी में एक चीज़ और भी जोड़ देता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही निर्णय देते समय एक चीज़ और जोड़ देता है कि संसद जो है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन ढांचा के संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती, संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती। आगे देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है, 1976 में किया जाता है। इसके द्वारा आर्टिकल 368 में खंड 4 खंड 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया और कहा गया कि इसके द्वारा मतलब कि 368 खंड 4 और 5 के द्वारा यदि संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो न्यायालय में इसे प्रसंगत नहीं किया जा सकता, न्यायालय में इस पे किसी भी तरीके का बहस नहीं किया जा सकता। न्यायालय जो है उस संशोधन को नहीं देख सकती मतलब किस संशोधन को, जिसको आर्टिकल 368 खंड 4 और खंड 5 के जरिए संशोधित किया गया है। किस संशोधन में ऐसा किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद एक मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का केस आता है और उसमें जो न्यायालय है वो निर्णय देती है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य संघ में कि निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्वालोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। इसमें यह हुआ कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय को यह अधिकार है कि वो किसी भी तरीके के संशोधन का पुनर्वालोकन कर सकती है, मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। वो ये देख सकती है कि ये जो संशोधन है ये सही है या नहीं, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। और इसके तहत 42वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन में जो आर्टिकल 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया था उसको निरस्त कर दिया गया। तो इस तरीके से ये जो मौलिक अधिकार का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।